नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे दो राज्यों के विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा से क्या है चुनावी खबरें और किस तरह से वहां पर चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अपने संवाददाता से भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चुनावी हेडलाइंस। बनते बनते रह गया हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन। आपने अपनी पहली लिस्ट में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस के खिलाफ 11 सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पंचकुला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। हरियाणा में 12 सितंबर तक होने हैं नामांकन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य में लगातार तीसरी बार खिलेगा कमल का फूल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख। प्रदेश में दूसरे चरण के अंतर्गत 28 विधानसभा सीटों पर होना है चुनाव। पहले चरण के मतदान के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक नियुक्तियां की। सत शर्मा बने जम्मू कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष और डॉक्टर निर्मल सिंह को बनाया गया प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष। और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद चुनाव को हराम बताकर बहिष्कार की राजनीति करने वाले अलगाववादी नेता खुद उतर रहे हैं अब चुनावी मैदान में। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के नेताओं ने बतौर निर्दलीय जमा कराए अपने नामांकन। ये थी चुनावी हेडलाइंस। अब देखते हैं चुनाव की खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के चुनावी समीकरण की, क्योंकि हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। आज ही पंचकुला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है और इसी का नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया और इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। गौरतलब है कि हरियाणा में 12 सितंबर तक नामांकन होना है और इसमें अभी 3 दिन बचे हैं। आप नेता सुशील गुप्ता ने बताया कि जल्द ही प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने पूरे संयम की परीक्षा दी और आखिर में लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव का लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बहुत जल्द शाम तक आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। लगातार एक चीज़ें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं, तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइन अप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। पूरी संयम की हमने परीक्षा दी और उसके बाद अपनी लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंचकुला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। रंजीत उप्पल के भाजपा में शामिल होने से हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी को मजबूती मिलेगी। उप्पल ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 9-10 तारीख को हम जनता के बीच में होंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी और
जो कमियां पीछे रह गई हैं वो कमियों को हम दूर करेंगे। हम सब साथी मिलकर, सारे साथी मिलकर उस बीजेपी की सरकार बनाकर जो कमियां, उस कमियों को हम दूर करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हरियाणा के मंत्री और अंबाला सिटी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर असीम गोयल ने तीसरी बार अंबाला में कमल का फूल खिलाने की उम्मीद जताई, तो मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रदेश की जनता पर फिर से जिताने का भरोसा जताया। तीसरी बार हम फिर बहुत गति से पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए कृत संकल्पबद्ध हैं और हम लगातार विकास की ऊंचाइयों के ऊपर हरियाणा को पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले कार्यकाल में जो हमने निर्णय किए हैं, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और हरियाणा प्रदेश देश के विकास की गति में सम्मिलित होते हुए एक नई पहचान पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की बनी है। इस पहचान को और गति से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कभी हां कभी ना चलता रहा। कभी बात आई कि 5 सीटों पर बात बन गई है, लेकिन अभी की खबर यह है कि यह गठबंधन नहीं हो पाया है। आगे हम जम्मू कश्मीर के चुनावी खबरों की, बड़ी खबरों की बात करेंगे, जुड़ेंगे अपने संवाददाता से भी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश खास प्रोग्राम और अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की चुनावी खबरों की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक भागीदारी चारों तरफ से बढ़ गई है। प्रतिबंधित संगठन और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहे जमाते इस्लामी के लोग भी अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से तमाम राजनीतिक दलों का चुनावी गणित प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं शोपियां से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव में अलगाववाद से चुनावी भागीदारी तक कभी लोकतंत्र को देते थे चुनौती, अब जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं अलगाववादी नेताओं का चुनाव लड़ना कश्मीर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शा रहा है। चुनाव को हराम बताकर बहिष्कार की राजनीति करने वाले खुद चुनावी मैदान में उतरे। लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा मंच मान रहे हैं अलगाववादी। चुनावी दंगल में उतरे आतंकवाद और अलगाववाद को पनाह देने वाली प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के नेता। जमाते इस्लामी के नेताओं ने बतौर निर्दलीय जमा कराया अपना अपना नामांकन। लोकतंत्र को चुनौती देने वाले उतर रहे हैं विधानसभा के चुनावी मैदान में। लोकतंत्र की बयार में अलगाववाद और जिहाद का नारा देने वाले भी पुकार रहे हैं भारतीय संविधान की जय। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदले हालात। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध अगले 5 सालों तक है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जमात के लोग निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और जमात उन्हें समर्थन दे रही है। पैनल से जो हुक्म आया है, इसके जनरल सेक्रेटरी साहब जो है ना, उन्होंने बयान दिया है पिछले 2 दिन पहले
कि हमारा कैंडिडेट है जनापुरा में एजाज अहमद मीर साहब, उसको हम समर्थन देते हैं। हम इसको अपना समर्थन भी देंगे, अपने परिवार में, अपने इलाकों में, अपने गांव-गांव जाकर डोर टू डोर जाएंगे और इसके लिए कैंपेन चलाएंगे और इसको हम भरपूर साथ देंगे। जमात के नेताओं का कहना है कि वो संविधान के तहत राजनीतिक भागीदारी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन प्रतिबंध होने की वजह से अब अपने लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समर्थन दे रहे हैं। पैनल जो है वो भी जो भी फैसला करेंगे, जमात का हर एक रुकन हो वो उसके समर्थन में है। लिहाजा ऊपर से हुक्म आया कि आप एजाज अहमद मीर को सपोर्ट करो, हम करेंगे। और जमात इस्लामी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पहले हमारा ये यकीन था कि जमात से बैन उठ जाए, हम खुद सियासत में दाखिल हो जाएंगे और खुद लोगों का समर्थन ले लेंगे, लेकिन बैन नहीं हुई। हमारा लीडर कैसा हो? जमात ने 1987 में आखिरी बार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से जमात ने जम्मू कश्मीर में चुनावों का बहिष्कार किया। इस बीच 1989 में राज्य अलगाववादी हिंसा की चपेट में आ गया। जमात ने अब आधिकारिक तौर पर तमाम विधानसभा इलाकों में आजाद उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। जो यहाँ मेन दो पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो दोनों एक दूसरे को अब नहीं कोस रहे हैं। वो सारा जो इल्ज़ाम तराशी है, जो प्रोपेगेंडा है, सारा मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लोग कितने सपोर्ट में है मेरे। तो खुदा के फजल करम से अब तो जमात इस्लामी भी मुझे सपोर्ट कर रही है। जो पिछले इंतखाबात हुए हैं पार्लियामेंट के, वो फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, उनको देखकर हमने फैसला किया है कि हमें आगे आना चाहिए। हाँ, हम तैयार थे कि अगर जमात पर बैन न होती, अगर जमात बैन से बरी होती, तो जमात एज ए पार्टी का इलेक्शन लड़ती। जमात का फैसला इस धार्मिक राजनीतिक संगठन की नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। चुनावी राजनीति में जमात की दोबारा एंट्री से कश्मीर में चुनावी राजनीति में बदलाव की उम्मीद है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, शोपियां। तो आपने हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखी और ऋषि हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, श्रीनगर से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है कि इस बार शायद जो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, इसीलिए इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का आज इस बारे में बयान भी आया है कि मुझे हराने की साजिश हो रही है। फिलहाल से जहाँ तक जमात की बात करें तो निश्चित तौर से हमने जैसे देखा है 1987 तक जमात का अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर कश्मीर की सियासत में देखने को मिलता था। कभी 5 सीटें, कभी 4 सीटें, कभी 7 सीटें, इस तरीके से लगातार वो यहाँ से निकालते रहते थे। और शोपियां और कुलगाम, एक तरीके से कुलगाम को कहा जाए तो इनका गढ़ था। लेकिन बाद में जिस तरीके से सियासत आगे बढ़ी, कुल मिलाकर जो एनसी है उसी पर जो है जमात के सभी नेता आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वो पीडीपी पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में हमने देखा है कि जो पीडीपी है वो बच के निकलना चाहती है। वो कह रही है कि एनसी की वजह से ऐसा हुआ था और यहाँ पर जो हालात खराब हुए थे उसमें एनसी ने जो है परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी। तो कुल मिलाकर ये जो जमात के निर्दलीय उम्मीदवार है, ये कहीं ना कहीं एक सिरदर्द तो बन चुके हैं इन दोनों दलों के लिए। अब ऐसे में जो मुकाबला है, अगर त्रिकोणीय होता है तो हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को दमखम के साथ उतारती है, जिसमें कि हमने देखा है कि कश्मीर की जो पहले चरण में 16 सीटें हैं उसमें से 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमने तमाम इलाकों में जाके देखा, उनके उम्मीदवार काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। हालांकि जीत हार होगी वो तो जनता ही तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारी जगहों पे मुकाबले अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। पहले जैसे कि अमूमन देखा जा रहा था कि एनसी कांग्रेस गठबंधन अपने आप को ये मान के चल रहा था कि उसके पास लीड है, लेकिन अब इस लीड को लेकर उसकी चिंताएं खड़ी होने लगी और इसी वजह से ये बयान भी आ रहे हैं। ऐसे में अब हम देख रहे हैं जो तमाम नेता हैं, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं के लिए भी अब ये चिंता का सबब है कि उन्होंने उनके साथ जब एनसी के साथ अलायंस किया है तो उनकी कहीं स्थिति इससे नुकसान में न हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है जी ऋषि,
लगता है ऋषि से फिलहाल हमारा संपर्क जो है वो कट गया है, लेकिन जैसा कि ऋषि बता रहे थे कि वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर जमात के उम्मीदवार हैं, वो सियासत में जितनी भी दखल रखते हैं वो कुछ सीटों पर, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से ही एक और ख़बर देखते हैं। जम्मू के रियासी ज़िले के अधीन है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट, जो कि पहली बार अस्तित्व में आया है। ये पहले कटरा विधानसभा सीट हुआ करती थी, परिसीमन हुआ था, उसके बाद ये सीट हुई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के कारण कटरा हमेशा सुर्खियों में भी रहता है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर अपने किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट की हकीकत देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। ये आस्था का सैलाब है, दुर्गम रास्ते हैं, नीचे खाई है, भूस्खलन का खतरा है, डर है, लेकिन माता के दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आई। ये अलग है कि अमन के दुश्मनों ने यहाँ दहशत फैलाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें माकूल जवाब मिला। नतीजा ये हुआ कि माता की कृपा पाने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या उमड़ती गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में 51 लाख, साल 2023 में 95 लाख और डिजिटल पंजीकरण होने के बाद साल 2024 में पिछले साल की तुलना में सर्वाधिक श्रद्धालुओं को माता का आशीर्वाद मिला है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्री सुविधा में इजाफा और केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेन और हवाई मार्गों के विस्तार ने भक्तों और सैलानियों को यहां तक खींचा है। मसलन यहां रोजगार बढ़े हैं, आय में इजाफा हुआ है और इलाके में विकास कार्य को तेज गति मिली है। पिछले साल के मुकाबले यात्रा संख्या थोड़ी सी बेहतर ही चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले 3 या 4 साल का मैं ट्रेंड बताऊंगा कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के दौरान तो सभी जगह पे यात्रा संख्या में कमी आई थी, उसके बाद जो है संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और बोर्ड की भी जो हमारी लगातार कोशिश यही है कि बढ़ती हुई यात्रा संख्या के मद्देनजर जितनी भी यात्रा सुविधाओं में वृद्धि हो सके, बेहतरी हो सके और यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके, उसके प्रति बोर्ड जो है निरंतर प्रयासरत है। माता वैष्णो देवी विधानसभा को पहली बार विधानसभा का दर्जा मिला। भाजपा के प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा कहते हैं कि माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ रुपए के 6 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। जम्मू में 930 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण हुआ है। माता वैष्णो देवी में 108 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो रहा है। इलाके में अमन की बहाली हुई है। कटरा में खास तौर पे डेवलपमेंट आप कह रहे हैं कि सेंट्रल सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ की 6 लेन जहां पे उन्होंने दी है, 930 करोड़ रुपए का AMS उन्होंने वहां पे दिया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक परिक्रमा को यहाँ पे अप्रूव किया है। जो परिक्रमा ये त्रिकुटा पर्वत के पीछे से होके, मतलब के मंदिर के पीछे से होके यहाँ पे आएगी। 108 किलोमीटर का जो है ये मेन मुद्दा रहेगा और यही यहाँ की जो है डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल बीजेपी के विकास को सिरे से नकारते हैं। जामवाल कहते हैं कि बीजेपी ने माता वैष्णो देवी के पहाड़ खोद दिए, हर महीने भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। 6 लेन के निर्माण से कटरा बाईपास बन जाएगा। कंडोला के निर्माण से खच्चर और बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पूरे क्षेत्र में बाहरी लोगों का अतिक्रमण फैला हुआ है। चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो वैष्णो देवी में ही है कि जो पहाड़ इन्होंने सारा खोखला कर दिया। आप जो नया ट्रैक इन्होंने ताराकोट वाला बनाया है, वहां पे इतनी ब्लास्टिंग की है, वो डिस्टर्ब हो चुका है पहाड़। और हर महीने जब भी बारिश होती है तो स्लाइड होता है, यात्री मरते हैं वहां पे। माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट परिसीमन के बाद 2021 में अस्तित्व में आई है। यहाँ कुल 56,000 मतदाता हैं।
बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहां निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। कांग्रेस से बागी हुए पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा भी कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की नींद उड़ाने में जुटे हैं। हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट का ये इतिहास है रियासी का कि 47 से पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। 48 में हमारी डिस्ट्रिक्ट चली गई आजादी के बाद। हम लोग सब परेशान थे और आपने देखा कि हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ाई हुई थी इस डिस्ट्रिक्ट को लेने के लिए, लेकिन वो बुजुर्ग हो गए। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं जीएसटी काउंसिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित करेंगे। पंकज चौधरी जी, I also welcome on the dais